कल्पना कीजिए कि एक बहुत ही तेज रफ्तार गाड़ी किसी शानदार हाईवे पर दौड़ रही है। मतलब सफर एकदम एकदम आपकी योजना के मुताबिक चल रहा है। बिल्कुल। लेकिन अचानक बिना किसी पूर्व चेतावनी के आगे एक नया टोल प्लाजा आ जाता है और वहां बोर्ड पर लिखा है कि आगे जाने का टैक्स सीधे 50% बढ़ा दिया गया है। बाप रे, 50%? हाँ, और ये कोई मामूली बढ़ोतरी नहीं है। मतलब ये एक ऐसा भारी भरकम टोल टैक्स है जो आपकी पूरी यात्रा का बजट ही बिगाड़ दे। ऐसी स्थिति में ज्यादातर गाड़ियां शायद वहीं ब्रेक लगा देंगी या वापस मुड़ने का फैसला करेंगी, है ना? जाहिर सी बात है, कोई भी अचानक इतना खर्च नहीं उठाना चाहेगा। लेकिन अगर गाड़ी चलाने वाला रुकने के बजाय तुरंत नक्शे पर एक नया अनजान रास्ता खोज ले और अपनी मंजिल पर तय समय से पहले ही पहुंच जाए, तो इसे सिर्फ किस्मत नहीं कहा जा सकता। आज की इस डीप डाइव में हम इसी दिलचस्प सफर पर बात करने वाले हैं। और ये हाईवे का उदाहरण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की उन जटिल सप्लाई चेन्स को समझने के लिए एकदम सटीक बैठता है, जो मतलब किसी भी बाहरी झटके से ताश के पत्तों की तरह बिखर सकती हैं। बिल्कुल। और आज हम रेजिलियंस एंड रियल अलाइनमेंट इन इंडियाज एग्रीकल्चरल ट्रेड बैलेंस नामक एक बहुत ही शानदार रिपोर्ट का गहरा विश्लेषण कर रहे हैं। सही कहा। जब हम ग्लोबल ट्रेड की बात करते हैं तो एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह तक माल पहुंचने की प्रक्रिया कई महीनों पहले तय हो जाती है। अचानक लगने वाला 50% टैरिफ उस माल को रातों रात बहुत महंगा कर देता है। हाँ, और खरीदार सौदे रद्द कर देते हैं। जहाज बीच समंदर में बिना किसी मंजिल के रह जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत के कृषि व्यापार के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। एग्जैक्टली। इस चर्चा का हमारा मुख्य मिशन यही समझना है कि कैसे भारतीय निर्यातकों ने अमेरिका द्वारा लगाए गए इस भारी भरकम टैरिफ के दबाव को झेला। और मजे की बात यह है कि उन्होंने सिर्फ झेला ही नहीं, बल्कि रिकॉर्ड वृद्धि भी दर्ज की। रिकॉर्ड वृद्धि इतने भारी टैरिफ के बावजूद? हाँ बिल्कुल, और यही तो सबसे दिलचस्प हिस्सा है। लेकिन देखो, बात सिर्फ इस जीत की नहीं है। जब हम इस व्यापारिक बही खाते के पन्नों को थोड़ा गहराई से पढ़ते हैं तो आयात से जुड़ी कुछ ऐसी छिपी हुई चुनौतियां सामने आती हैं। मतलब जो सामान हम विदेशों से खरीद रहे हैं उसमें कोई दिक्कत है? बहुत बड़ी दिक्कत है। कुछ ऐसी खतरनाक चुनौतियां हैं जो पूरी अर्थव्यवस्था की नींव को हिला सकती हैं। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। इस रिपोर्ट के आंकड़े सतह पर एक बहुत ही कामयाब अर्थव्यवस्था की तस्वीर पेश करते हैं, लेकिन मुझे वो टैरिफ वाली बात पे वापस जाना है। हाँ। अमेरिका ने जब कुछ प्रमुख भारतीय कृषि उत्पादों पर टैरिफ को सीधे 50% तक बढ़ा दिया था, जिसे बाद में भारी कूटनीतिक बातचीत के बाद घटाकर 10% किया गया, उस झटके के दौरान भी भारत का कृषि निर्यात साल दर साल 2.3% बढ़ गया। सच में? 2.3% की वृद्धि? हाँ, और ये आंकड़ा $53.1 बिलियन तक पहुंच गया। तुम यहीं पर मुझे ये पूरी कहानी थोड़ी अविश्वसनीय लगती है। मतलब $53.1 बिलियन कोई छोटी रकम तो है नहीं। बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत बड़ा नंबर है। जब अमेरिका जैसा एक विशाल बाजार अचानक से 50% महंगा हो जाए तो वहां माल बेचना लगभग असंभव हो जाता है। मुझे समझाइए कि इस रुकावट के बावजूद ये वृद्धि जमीनी स्तर पर कैसे संभव हुई? मतलब माल गया कहाँ? तो बेसिकली इस भारी वृद्धि को मुख्य रूप से 3 बड़े क्षेत्रों ने संभाला है। सबसे पहले समुद्री उत्पाद यानी मरीन प्रोडक्ट्स। इन्होंने अकेले $8.43 बिलियन का व्यापार किया। अरे वाह, 8.43 बिलियन सिर्फ मरीन प्रोडक्ट से? हाँ। इसके बाद भैंस के मांस का नंबर आता है, जिसने $5.1 बिलियन का निर्यात छुआ। और तीसरा बड़ा हिस्सा कॉफी का रहा, जो $2.08 बिलियन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। एक मिनट रुकिए, अमेरिका भारतीय समुद्री उत्पादों का, खासकर झींगे का, बहुत बड़ा खरीदार रहा है ना? एकदम सही। तो जब वहां 50% टैक्स लगा तो क्या भारतीय बंदरगाहों पर रातों रात सड़न शुरू नहीं हो गई? अचानक से $8.43 बिलियन का माल किसी नए देश को बेचना इतना आसान तो नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल आसान नहीं था। तो रातों रात नए खरीदार कहां से आ गए? ये अचानक नहीं हुआ। इसके पीछे एक बहुत ही आक्रामक रणनीतिक बदलाव था। भारतीय निर्यातकों ने अपने जहाजों का रुख बीच रास्ते से ही मोड़ दिया। क्या बात कर रहे हैं, बीच रास्ते से? हाँ, उन्होंने तुरंत चीन, वियतनाम, जापान और यूरोपीय संघ की ओर अपने उत्पादों को भेजना शुरू किया। अगर चीन का ही उदाहरण लें तो वहां समुद्री उत्पादों का निर्यात $1.6 बिलियन तक पहुंच गया। 1.6 बिलियन? लेकिन चीन के पास तो अपना खुद का एक बहुत बड़ा कृषि और समुद्री बाजार है। भारतीय निर्यातक वहां जाकर पहले से जमे हुए सप्लायर्स को कैसे हटा सकते हैं?
यही तो व्यापारिक रणनीति है। क्या उन्होंने कीमतों में भारी कटौती की? बिल्कुल की। जब आपके पास माल खराब होने का डर हो तो तुरंत होने वाले सौदों में कीमतों को आक्रामक तरीके से कम किया जाता है। अच्छा, मतलब मुनाफा कम कमाया लेकिन माल बिकने दिया। एग्जैक्टली। भारतीय निर्यातकों ने मुनाफा कम किया लेकिन माल को डंप होने से यानी बर्बाद होने से बचा लिया। चीन और वियतनाम में जो छोटे मोटे व्यापारिक संपर्क पहले से थे उन्हें रातों रात सक्रिय किया गया। तो ये एक ऐसा कदम था जहां मुनाफा कमाने से ज्यादा जरूरी मार्केट शेयर को बनाए रखना था। बिल्कुल, और माल की निकासी करना सबसे अहम था। और यही रणनीति भैंस के मांस के मामले में भी काम आई, जहां वियतनाम, मलेशिया और यूएई की मांग ने 2014-15 के पुराने रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। ये तो बहुत ही स्मार्ट मूव था। लेकिन रिपोर्ट में कॉफी के $2.08 बिलियन के रिकॉर्ड निर्यात का भी जिक्र है। अब जहां तक मेरी जानकारी है, भारत वैश्विक स्तर पर कॉफी का कोई बहुत बड़ा उत्पादक तो है नहीं। सही कहा, ब्राजील और वियतनाम इस बाजार के असली राजा हैं। हाँ, तो क्या भारतीय कॉफी निर्यातकों ने कोई नई किस्म ईजाद कर ली थी या फिर ये महज एक संयोग था, मतलब किस्मत अच्छी थी? यहाँ मौसम और वैश्विक संकट ने एक बड़ी भूमिका निभाई। ब्राजील में फसल को भारी नुकसान हुआ और वियतनाम में सप्लाई चेन की दिक्कतें आईं। अच्छा, तो उनके नुकसान का फायदा हमें मिला। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कॉफी की भारी कमी हो गई और अर्थशास्त्र का सीधा नियम है, जब सप्लाई गिरती है तो कीमतें आसमान छूने लगती हैं। तो ये महज किस्मत थी, मतलब दूसरों की फसल खराब हुई और हमारी लॉटरी लग गई। किस्मत ने दरवाजा जरूर खोला था, लेकिन उस दरवाजे से अंदर जाने के लिए जो फुर्ती चाहिए थी वो भारतीय निर्यातकों की अपनी थी। मतलब उन्होंने मौके का फायदा उठाया। बिल्कुल। जब वैश्विक खरीदार उन सप्लायर्स को ढूंढ रहे थे जो तुरंत माल जहाजों पर लाद सकें, तो भारतीय निर्यातकों के पास तैयार स्टॉक था। उन्होंने बिना समय गंवाए उन अंतर्राष्ट्रीय कॉन्ट्रैक्ट्स पर कब्जा कर लिया जो पहले ब्राजील या वियतनाम के पास थे। तो इसे केवल किस्मत नहीं कह सकते, ये सप्लाई चेन की तत्परता है। एकदम सही। खैर, ये सुनकर ऐसा लगता है कि निर्यात के मोर्चे पर सब कुछ बिल्कुल शानदार चल रहा है। लेकिन जब हम इतनी बड़ी मात्रा में मांस, समुद्री उत्पाद और बाकी कृषि सामग्री दुनिया भर में बेच रहे हैं, तो एक स्वाभाविक सा सवाल उठता है। वो क्या? अगर सारा अच्छा माल विदेशी बाजारों में भेजा जा रहा है, तो देश के भीतर क्या हो रहा है? और यहीं से हम इस रिपोर्ट के दूसरे और शायद ज्यादा चिंताजनक हिस्से की ओर बढ़ते हैं, हमारा आयात बिल। यानी जो सामान हम विदेशों से खरीद रहे हैं, ये इस पूरे विश्लेषण का सबसे नाजुक मोड़ है। हाँ, क्योंकि अगर हम सिर्फ निर्यात के 53.1 बिलियन के आंकड़े का जश्न मनाते रहेंगे, तो हम 40.39 बिलियन के उस विशाल आयात बिल को नजरअंदाज कर देंगे। बिल्कुल, और ये बिल हमारी अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा छेद कर रहा है। निर्यात जरूर बढ़ा है, लेकिन आयात उससे भी कहीं अधिक तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। 40.39 बिलियन बाहर भेजना कोई छोटी बात नहीं है। इसे अगर एक रोजमर्रा के घर के बजट वाले उदाहरण से समझें। हाँ, बताइए। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी परिवार की आमदनी में हर साल बढ़ोतरी हो रही है, जिससे वो बहुत खुश हैं, लेकिन उस घर का राशन का खर्च, रोजमर्रा की जरूरत की चीजों का बिल आमदनी बढ़ने की रफ्तार से भी दोगुनी रफ्तार से बढ़ रहा है। बहुत ही सटीक उदाहरण है। बाहर से दुनिया को लग रहा है कि परिवार बहुत तरक्की कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर उनकी निर्भरता और खर्च उन्हें खोखला कर रहा है। तो सवाल ये है कि हम खाने पीने की चीजों के लिए इतना पैसा बाहर क्यों भेज रहे हैं? इस 40.39 बिलियन डॉलर के बिल को अगर हम ध्यान से देखें तो इसका लगभग आधा हिस्सा सिर्फ एक चीज पर खर्च हो रहा है। क्या? वनस्पति तेल, यानी एडिबल ऑयल्स। हमने लगभग 19.94 बिलियन डॉलर सिर्फ तेल खरीदने पर खर्च किए हैं। 19.94 बिलियन डॉलर सिर्फ खाना पकाने के तेल के लिए? जी हाँ, और इसके बाद नंबर आता है दालों का, जिनके लिए 3.57 बिलियन डॉलर बाहर भेजे गए। ये तो बहुत अजीब बात है। भारत तो एक कृषि प्रधान देश माना जाता है ना, जहां सरसों, मूंगफली और सोयाबीन की खेती सदियों से हो रही है। फिर हम अपनी जरूरत का तेल खुद क्यों नहीं उगा पा रहे? समस्या ये है कि हमारी घरेलू पैदावार और हमारी खपत के बीच का अंतर बहुत बड़ा हो चुका है। वर्तमान में भारत अपनी वनस्पति तेल की कुल मांग का केवल 40% ही खुद उत्पादित कर पाता है। सिर्फ 40%? तो बाकी 60%? बाकी 60% के लिए पाम ऑयल और सोयाबीन ऑयल के रूप में हम इंडोनेशिया, मलेशिया और दक्षिण अमेरिका पर निर्भर हैं। लेकिन ये निर्भरता इतनी ज्यादा क्यों है?
क्या ये सिर्फ 1 या 2 साल खराब मौसम का नतीजा है? नहीं, ये कोई मौसम की खराबी नहीं है। ये एक ढांचागत यानी स्ट्रक्चरल समस्या है। अच्छा, स्ट्रक्चरल कैसे? देखो, जैसे जैसे देश में मध्यम वर्ग की आबादी और उनकी क्रय शक्ति बढ़ रही है, पैकेज्ड फूड, रेस्टोरेंट्स और घरों में तेल की खपत बेतहाशा बढ़ी है। लेकिन दूसरी तरफ तिलहन यानी तेल वाले बीजों की खेती के लिए जमीन का दायरा नहीं बढ़ा है। तो किसान तिलहन क्यों नहीं उगा रहे हैं? क्योंकि किसान अभी भी चावल और गेहूं जैसी फसलों को तरजीह देते हैं। हाँ। वहां सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसे हम MSP कहते हैं, और खरीद की गारंटी ज्यादा सुरक्षित महसूस होती है। हाँ, ये तो एक बड़ा कारण है। और दालों के मामले में भी यही सच्चाई है। हम अपनी जरूरत का 80% उगा लेते हैं, लेकिन बाकी 20% के लिए हमें आयात करना ही पड़ता है। इसका मतलब है कि हम खाद्य सुरक्षा के मामले में एक बहुत ही कमजोर धागे से लटके हुए हैं। तेल और दालों की ये कमी तो दशकों पुरानी बहस है, लेकिन इस रिपोर्ट में एक और आंकड़ा है जिसने वाकई मुझे चौंका दिया है। आप कपास वाले डेटा की बात कर रही हैं ना? बिल्कुल। एक ऐसा क्षेत्र जहां भारत का पूरी दुनिया में दबदबा था, वहां हालात पूरी तरह से पलट चुके हैं। हाँ, कपास यानी कॉटन की कहानी भारतीय कृषि विज्ञान और व्यापार की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक बन चुकी है। 2025-26 के आंकड़ों के मुताबिक भारत का कपास आयात $1.89 बिलियन तक पहुंच गया है। $1.89 बिलियन का आयात? जो देश कभी पूरी दुनिया को कच्चा कपास बेचता था, वो अब इसे इतने बड़े पैमाने पर आयात कर रहा है। बिल्कुल, हम एक नेट एक्सपोर्टर से नेट इंपोर्टर बन गए हैं। ये बात हजम करना बहुत मुश्किल है। जो चीज हमारी सबसे बड़ी ताकत थी, जिसे बेचकर हम मुनाफा कमाते थे, आज हम उसी चीज को दूसरे देशों से खरीद रहे हैं। ऐसा कैसे हो गया कि कपास के खेतों ने अचानक से रुई उगाना बंद कर दिया? इसके पीछे का मुख्य कारण बीटी कॉटन तकनीक का पुराना हो जाना है। जब 2000 के दशक की शुरुआत में बीटी कॉटन भारत में आया था, तो इसने एक क्रांति ला दी थी। हाँ, मैंने पढ़ा है कि उस समय पैदावार अचानक से बहुत बढ़ गई थी। बिल्कुल, बीटी कॉटन के बीजों में आनुवांशिक रूप से एक ऐसा गुण डाला गया था जो कपास को नुकसान पहुंचाने वाले खतरनाक कीड़े, जिसे पिंक बॉलवर्म कहते हैं, उसके लिए जहर का काम करता था। इस तकनीक ने पैदावार को दोगुना कर दिया। और भारत दुनिया का शीर्ष निर्यातक बन गया। तो फिर अब वो तकनीक काम क्यों नहीं कर रही है? क्या बीजों की गुणवत्ता खराब हो गई है? बीज खराब नहीं हुए हैं, बल्कि प्रकृति ने अपना रास्ता खोज लिया है। मतलब? ये एक जैविक हथियारों की दौड़ की तरह है। समय के साथ उन पिंक बॉलवर्म कीड़ों ने खुद को विकसित कर लिया है। अब वे उस तकनीक के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता यानी रेजिस्टेंस बना चुके हैं। ओह, तो पुरानी बीटी कॉटन तकनीक अब उन कीड़ों पर बेअसर हो गई है। एग्जैक्टली। इसे समझने के लिए मुझे एक बहुत ही सटीक तकनीकी उदाहरण याद आ रहा है। बताइए। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी के पास एक ऐसा कंप्यूटर हो जिसमें एक समय का सबसे बेहतरीन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाला गया हो। शुरुआत में उसने सारे वायरस को रोक दिया और सिस्टम बहुत तेज चला। सही जा रही हैं आप। लेकिन सालों तक उस एंटीवायरस को अपडेट ही नहीं किया गया। अब जो नए और आधुनिक वायरस आ रहे हैं, वे आसानी से उस पुराने सिस्टम को भेद रहे हैं और पूरा का पूरा कंप्यूटर क्रैश हो रहा है। ये तुलना एकदम सटीक बढ़ती है। तकनीक वही पुरानी है, लेकिन खेतों में मौजूद कीट और बीमारियां अपडेट हो चुकी हैं। चूंकि नई पीढ़ी के बीजों को मंजूरी मिलने में लंबा समय लगा और अनुसंधान में एक तरह का ठहराव आ गया, तो पैदावार गिर गई। हाँ, हमारी जमीन से प्रति एकड़ जो कपास निकलती थी, वो पूरी तरह से स्थिर हो गई है, या कई जगह तो बुरी तरह गिर भी गई है। लेकिन हमारी टेक्सटाइल यानी कपड़ा उद्योग की मांग तो कम नहीं हुई होगी। हमें तो कपड़े चाहिए। बिल्कुल नहीं। हमारी कपड़ा मिलों को लगातार कच्चा माल चाहिए। जब देश के भीतर के खेतों से वो माल नहीं आ रहा है, तो उन मिलों को चालू रखने के लिए हमें मजबूरन विदेशों से भारी कीमत पर कपास आयात करना पड़ रहा है। मतलब तकनीक को समय पर अपग्रेड ना करने की कीमत आज हम $1.89 बिलियन के बिल के रूप में चुका रहे हैं। दुर्भाग्य से यही सच है। ये एक बहुत ही कड़वा सच है। अब अगर हम थोड़ा पीछे हटें और इस पूरी तस्वीर को एक साथ देखें, तो एक तरफ हमारा वो $53.1 बिलियन का रिकॉर्ड निर्यात है, जहां हमने अमेरिकी टैरिफ से बचकर नए बाजार खोजे। सही कहा। और दूसरी तरफ हमारा $40.39 बिलियन का वो आयात बिल है, जो तेल, दालों और अब पुराने पड़ चुके कपास की वजह से लगातार फूलता जा रहा है। तो इन दोनों को मिलाने पर हमारा जो असली मुनाफा या व्यापार अधिशेष, जिसे हम ट्रेड सरप्लस कहते हैं, उसकी क्या स्थिति है? अगर इस पूरे विश्लेषण का कोई एक सबसे अहम निष्कर्ष है,
तो वो रिपोर्ट का चार्ट 3 है। ये चार्ट आज से लगभग 1 दशक पहले के समय की तुलना आज के समय से करता है। अच्छा, तो क्या कहता है ये चार्ट? वित्तीय वर्ष 2013-14 में भारत का कृषि व्यापार अधिशेष अपने चरम पर था। उस समय हमारा कुल निर्यात 43.3 बिलियन डॉलर था और हमारा कुल आयात मात्र 15.5 बिलियन डॉलर था। यानी उस समय हम दुनिया से खरीदते बहुत कम थे और बेचते बहुत ज्यादा थे। अगर मैं हिसाब लगाऊं तो 43.3 में से 15.5 घटाने पर करीब 27.7 बिलियन डॉलर का शुद्ध व्यापार अधिशेष बचता है। बिल्कुल सही। ये वो मुनाफा था जो देश के पास बच रहा था। सटीक हिसाब है। लेकिन अब 2025-26 में देखिए क्या हुआ है। निर्यात 43.3 से बढ़कर 53.1 बिलियन डॉलर हो गया है, जो देखने में तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, बाहर से तो ग्रोथ ही दिख रही है। लेकिन आयात 15.5 से छलांग लगाकर सीधा 40.4 बिलियन डॉलर पे पहुंच गया है। अरे बाप रे। नतीजा ये है कि जो शुद्ध मुनाफा या अधिशेष कभी 27.7 बिलियन डॉलर हुआ करता था, वो सिकुड़कर मात्र 12.7 बिलियन डॉलर रह गया है। मुनाफा आधे से भी कम हो गया। मतलब हम आज भी तकनीकी रूप से एक नेट एक्सपोर्टर है, लेकिन हमारी बढ़त तेजी से खत्म हो रही है। हाँ, और यही सबसे बड़ी चिंता का विषय है। लेकिन यहाँ एक आम इंसान के नजरिए से सोचें तो कोई ये पूछ सकता है कि इन बड़े बड़े अरबों डॉलर के आंकड़ों का आम नागरिक की रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना? ये तो अर्थशास्त्रियों के लिए सिरदर्द होना चाहिए। देखो, इसका असर सीधा हमारी थाली पर पड़ता है। वो कैसे? जब हमारा आयात बिल इतनी तेजी से बढ़ता है, विशेषकर खाद्य पदार्थों के लिए, तो हम अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के गुलाम बन जाते हैं। अगर इंडोनेशिया में पाम ऑयल का उत्पादन गिरता है या दुनिया के किसी हिस्से में कोई युद्ध भड़क उठता है जिससे जहाजों का रास्ता बंद हो जाए, तो हमारे यहाँ महंगाई बढ़ जाएगी। बिल्कुल। भारत के हर छोटे बड़े शहर में खाने के तेल और दालों की कीमतें रातों रात बढ़ जाएंगी। हमारा सिकुड़ता हुआ व्यापार अधिशेष सिर्फ एक गणित का आंकड़ा नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये इस बात का सबूत है कि हम इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन यानी विदेशों से आने वाली महंगाई के लिए कितने कमजोर हो चुके हैं। तो संक्षेप में आज की इस गहरी चर्चा से जो तस्वीर उभरती है वो लचीलेपन और कमजोरी का एक बहुत ही जटिल मिश्रण है। एकदम सही सारांश है। हमने देखा कि कैसे भारतीय निर्यातकों ने अमेरिका के 50% टैरिफ वाले भारी झटके को झेला। उन्होंने हार मानने के बजाय रातों रात नए व्यापारिक रास्ते खोले। हाँ, चीन और वियतनाम जैसे बाजारों में घुसपैठ की और समुद्री उत्पादों से लेकर कॉफी तक के जरिए 53.1 बिलियन डॉलर्स का रिकॉर्ड निर्यात हासिल किया। ये वाकई हमारी सप्लाई चेन की ताकत को दर्शाता है। लेकिन दूसरी ओर वनस्पति तेल और दालों के लिए 60% से 20% तक की भारी विदेशी निर्भरता ने हमें कमजोर भी किया है। और बीटी कॉटन जैसी तकनीक के पुराने पड़ जाने से कपास के एक निर्यातक से आयातक बन जाने की घटना ने तो इस जीत के मार्जिन को बहुत ही कम कर दिया है। बिल्कुल, और यही हमें भविष्य के लिए सतर्क करता है और यही हमें एक ऐसे विचार की ओर ले जाता है जिस पर हम सबको गंभीरता से सोचना चाहिए। हमने नए बाजार खोजकर इस बार तो खुद को बचा लिया, लेकिन दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। सही बात है। अगर भविष्य में जलवायु परिवर्तन के कारण कई देशों की फसलें एक साथ खराब हो जाएं, या फिर नए भू राजनीतिक तनाव वैश्विक सप्लाई चेन को पूरी तरह से ठप कर दें, तो क्या हमारा ये विविधतापूर्ण निर्यात मॉडल टिक पाएगा? ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है। या फिर हमारा ये लगातार बढ़ता हुआ आयात बिल हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को अपने भारी बोझ तले दबा देगा? ये सिर्फ बही खाते का सवाल नहीं है, ये भविष्य में हमारी आत्मनिर्भरता का सवाल है। आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।